ठीक है, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं और करीबन अगला आधा पौना घंटा हम डालेंगे ये समझने के लिए कि प्रश्नों के विविध प्रकार क्या हैं। उसके बाद हम प्रश्नों की चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब तक जो हमने देखे हैं वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं। पर हम जब एमसीक्यू भी बोलते हैं तो इतना हमने इस तरह से अपने आप को ट्रेन कर दिया है कि हमारे दिमाग में एमसीक्यू सोच के 4 विकल्प आते हैं, राइट? और हम आपको एग्जाम्पल्स भी वैसे दे रहे हैं, आप बना भी वैसे क्वेश्चन रहे हो, पर एक ही प्रश्न में बहुत ज्यादा विकल्प वाले प्रश्न जिनको बोलते हैं लिमिटेड चॉइस क्वेश्चन, जिसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक प्रकार है। तो वो प्रश्नों को 2 अलग मेन विभागों में बांटा गया है। ऐसे प्रश्न जहां कुछ किसी प्रकार का विकल्प दिया जाता है, यानी बच्चे को सही जवाब चुनना है दिए गए हुए जवाबों में से, और ऐसे प्रश्न जहां बच्चे को अपना जवाब देना है, उसको सिर्फ प्रश्न दिया जाता है। तो ब्रॉडली क्वेश्चंस विथ ऑप्शंस, विकल्प वाले प्रश्न, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी मुक्त प्रतिभाव या जैसे बोलते हैं बिना विकल्प वाले प्रश्न। ये बड़े 2 हमारे चंक हुए, ये 2 मुख्य प्रकार हुए। हर एक के अंदर बहुत सारे प्रकार हैं। मेनली हम 4-5 प्रकारों की बात करेंगे जो हमारे कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए रेलेवेंट है। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके ऊपर हम पहले ही वर्कशॉप से काफी चर्चा करते आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें विकल्पों की संख्या 2 से ज्यादा होती है। ठीक है, 2 है तो यस एंड नो, पर जैसे मेरे विकल्प बढ़ते जाएंगे मैं 2 चीजें अच्छे से कर पाऊंगी। मुझे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि मेरे बच्चे को ये प्रश्न की समझ ठीक है या नहीं, बिकॉज यस एंड नो में तो मैं गेस वर्क भी कर सकती हूँ, राइट? 50% संभावना रहती है, मैं कुछ भी आंख बंद करके भी टिक कर दूं। जैसे मैं 3 ऑप्शन करती हूँ, वो संभावना 30% हो जाती है कि अगर मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने रेंडमली क्लिक किया, टिक किया, तो भी मेरा 33% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो जिनको बिना आए भी वो सही जवाब दे पाए। जब मैं 4 प्रश्न करती हूँ तो वो संभावना और कम हो जाती है। जब मैं 5 या 6 विकल्प करती हूँ तो वो संभावना काफी कम हो जाती है। हावेवर जब हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं तो 4 या 5 विकल्पों तक रहना अच्छा रहता है, 2 कारण से। उससे ज्यादा अच्छे विकल्प किसी प्रश्न या किसी अवधारणा के लिए बनाना मुश्किल है। आप अगर एक अवधारणा की जांच कर रहे हो तो उसके 2 या 3 ही गलत रूप हो सकते हैं, जनरली अनलिमिटेड रूप नहीं होते। तो अगर मैं सिर्फ संभावना घटाने के लिए विकल्पों की संख्या बढ़ाती हूं तो भी मेरे बाकी के विकल्प बच्चों के लिए इतने उपयोगी नहीं हैं। इसलिए हम जनरली 4 विकल्पों को चुन के चलते हैं। जब हम कक्षा 1-2 की बात करते हैं, हम कभी कभी 3 विकल्प या विकल्पों में चित्रों का उपयोग, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा बनाते हैं। आगे के ग्रेड्स में, कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में हम 4 ऑप्शंस लेते हैं और उनको हम ज्यादा गलत अवधारणाओं से जोड़ के चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है, दूसरे टाइप का प्रश्न है सही या गलत, जिसमें मैंने जैसे बोला 50% संभावना रहती है कि आप सही करोगे या गलत करोगे। आपको सिर्फ ये सोचना रहता है कि ये प्रश्न सही है या गलत है, आपको जो विधान दिया गया है सही है या गलत है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर, मैं ज्यादातर बोल रही हूँ, 100% नहीं बोल रही हूँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सही या गलत अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन वाला प्रश्न भी बनाया जा सकता है, पर उसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी और आप उसमें गलत अवधारणा को बहुत टेस्ट नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ एक ही गलत अवधारणा को उसमें टेस्ट कर पाओगे, राइट? जब बच्चा गलत जवाब देगा तो पता। जी जी मैम। सॉरी गायत्री, वैशाली दिस हाँ, साइड, वो आपको स्लाइड शो में डालना है स्लाइड को, और हम अभी प्रश्न के प्रकार वाली स्लाइड देख रहे हैं। शायद आप एक बार आगे बढ़ गए हैं। हाँ मैं ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं सीमित विकल्प वाली स्लाइड। ठीक है। मैंने प्रेजेंटेशन मोड में ही डाला है। अभी दिख रहा है? एक बार इनेबल एडिटिंग कर दीजिए ऊपर, शायद तब दिखने लगेगा। जी मैडम दिख रहा है। मैं कर देती हूँ एक बार फिर से।
वैसे ये होता नहीं है, बट हाँ लेट्स, अभी दिख रहा है सबको? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, स्लाइड्स प्रेजेंट नहीं है अभी स्क्रीन पे। ओके, अब शायद, अब आ रहा है, अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर अलर्टिंग, मुझे पता नहीं रहता, नहीं तो मैं धुन में ही बोले जाती। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रश्न हो गए, सीमित विकल्प प्रश्न, फ्री रिस्पांस प्रश्न, उसमें हमने बहुविकल्पीय पे चर्चा की, सही या गलत पे चर्चा की, और तीसरा प्रकार है सही जोड़े मिलाना, मैच द फॉलोइंग्स। हाँ, उसमें हम 4, 5 या 10 जोड़ देते हैं, बच्चा उसका मिलान करता है। अगेन इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर लोअर ग्रेड्स में, प्राथमिक कक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां बच्चों को इंफॉर्मेशन सब दिया है, उसको ज्यादातर मेमोरी से या कभी कभी सोच के उनके जोड़े बनाने हैं। तो जैसे हम आगे के ग्रेड्स में जाते हैं, हम कॉन्शियसली दूसरे और तीसरे प्रकार के लिमिटेड चॉइस क्वेश्चंस का कम उपयोग करते हैं। दूसरा जो मेजर प्रकार है, जो हमारे पेपर्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, खास करके हम अगर बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो भी, और अपने रूटीन टेस्ट में भी, यहाँ तक कि हमारे साइंस के पेपर में भी हमारे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, राइट। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आपको प्रश्न दिया जाएगा, पर आपको कोई भी विकल्प या आपको कोई भी एड या क्यू या सपोर्ट, सहाय नहीं आएगी। प्रश्न है और आपको अपने मन से उसको लिखना है। आपको कंटेंट का जानना जरूरी है, आपको भाषा का विज्ञान जानना जरूरी है, यानी आप कैसे शब्दों की रचना करोगे, कैसे वाक्यों की रचना करोगे, कैसे अपनी आपको जो भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है, उसको आप किस क्रम में लगाओगे, आप किस तरह के वाक्य बनाओगे, आप किस तरह के शब्दों का उपयोग करोगे। ये सब कुछ मैंने जो बताए फैक्टर्स, वो भाषा में ज्यादा रेलेवेंट है। साइंस में शायद वोकेबुलरी इतना मैटर ना करें, पर भाषा में जब हम प्रश्नों की बात करते हैं तो ये चीजें आती हैं। मैं जब छोटी थी और स्कूल में थी तो मैं, मेरे दिमाग में ऐसे बात करती थी, 2 मार्क्स का प्रश्न, 5 मार्क्स के प्रश्न, 10 मार्क्स के प्रश्न, है ना। प्रेपरेशन भी ऐसे होता था, छोटा प्रश्न है, याद कर लो, 5 मार्क का प्रश्न है, इसमें याद करो और थोड़ा लंबा करके लिख लो, 10 मार्क का प्रश्न है। मेरे क्लास में ऐसे बच्चे थे जो निबंध भी याद करके आते थे, दे यूज्ड टू लिटरली रिमेंबर एसेज एंड देन जस्ट राइट इट डाउन। मैं खैर थोड़ा खुद से लिखने की कोशिश करती थी। तो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां एक शब्द या एक वाक्य या 2 या 3 वाक्य लिखने होंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहां मैं लंबे पैराग्राफ्स या पेजेस भर के वो प्रश्न को लिखूंगी। उस 2 प्रकार के प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो कुल मिला के हायर ग्रेड के लिए हमारे लिए बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज्यादा रेलेवेंट है, पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि बाकी के प्रकार के प्रश्न हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई सोच, कोई आप कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं इस पॉइंट पे, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जी, किसी ने माइक ऑन किया है तो आप बताना चाहें तो। हाँ मैडम, कमलदीप मैडम, जी, जैसे आपने अभी बताया जी, कि सही गलत वाले प्रश्न और सही जोड़े वाले जो प्रश्न हैं वो जी, प्राथमिक लेवल पर पूछे जाते हैं, जी, पर अभी हमारे यहाँ 9 से 12 में ये पैटर्न तो काफी समय से चल रहा है मैम। राइट, राइट, राइट। जी तो सर। राइट, तो 2 चीजें होंगी, राइट। एक तो पैटर्न बदलेगा, जो हमारे हाथ में अभी निर्णय नहीं है। जो जब पैटर्न है तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे तो कि तब मैं जाके इन प्रश्नों में कैसे प्रश्न बनाऊंगा या बनाऊंगी, ताकि मैं बच्चों का अधिगम स्तर जांच सकूं, लर्निंग लेवल जांच सकूं, वो सिर्फ टिक करने के प्रश्न ना हो। हमने जब गुजरात बोर्ड के साथ काम करना शुरू किया था तो हमें बहुत बड़ी चैलेंज आई थी, राइट। हमने पहले तो हमने सुझाव दिए कि आप एमसीक्यू प्रश्न पूछो। बोर्ड काफी सपोर्टिव था, दे वांटेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, उनको नई नई चीजें ट्राई भी करनी थी। तो टीचर्स ने एमसीक्यूज बनाना शुरू किया, और मैंने भी, जब मैं खुद जब पढ़ाती थी और प्रश्नों का साइंस नहीं समझती थी, मैं खुद भी बहुत सरल एमसीक्यूज बनाती थी। तो होने ये लगा कि बच्चों के मार्क्स ज्यादा आने लगे।
तो ऐसा लगा कि जब हम एमसीक्यू बनाते हैं पेपर इजी हो जाते हैं, राइट। तो अगर हम सही गलत, सही जोड़े मिलाना उन प्रश्नों के उपयोग करते हैं और अगर वो प्रश्न अच्छे से नहीं बने हैं तो हमारे पेपर अननेसेसरीली इजी हो जाएंगे। उसके बाद हमने गुजरात में तो टीचर्स के साथ वर्कशॉप्स किए थे इसी तरह, और उनको थोड़ा क्वेश्चंस के प्रिंसिपल समझाए और फिर दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आने लगे, फ्री रिस्पॉन्स एंड बहुविकल्पीय। सही गलत या जोड़े मिलाना नहीं आता इधर, पर वो हर एक स्टेट के अपने होंगे। कुछ होगा जो राज्य स्तर पे, पॉलिसी स्तर पे, डिपार्टमेंट स्तर पे बदलेगा। जब तक वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब तक हम प्रश्नों की गुणवत्ता बदलने की कोशिश करेंगे। तो हम बनाएंगे ये प्रश्न और उनको अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे फॉर नाउ। पर थैंक यू फॉर शेयरिंग सर, मुझे थोड़ा ये कम ही ध्यान था। ठीक है, कल भी हमने ये बात की थी, मैं आज फिर से थोड़ा ये बात कर सकती हूँ, पर हाँ मैं लेक्चर नहीं बनाना चाहती। तो आप मुझे बताइए, आप कक्षा 11 के टीचर भी हो, एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, और आपको कक्षा 11 का आपके कक्षा के लिए, आपके नॉन बच्चों के लिए, आप जिन बच्चों को जानते हो उन बच्चों के लिए एक पेपर बनाना है, और फिर आपको मध्य प्रदेश असेसमेंट सेल के लिए एक पेपर बनाना है। मैं 3 चीजें बोल रही हूँ। आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, पढ़ाते वक्त आपको प्रश्न पूछने हैं। आपको जब वो टॉपिक पढ़ा लिया तो आपकी जो त्रैमासिक या ऐसी जो भी परीक्षा होती है मध्य प्रदेश में, उसमें आपको वो प्रश्न पूछना है। थर्ड, आपको ईयर एंड में आप ही के नॉन बच्चों के लिए वो कोई प्रश्न पूछना है। और 4, आपको उन बच्चों को ये प्रश्न पूछना है जो स्टेट लेवल पे हैं, आप उन बच्चों से, सभी बच्चों से मिले नहीं हो। तो आप किस प्रकार के प्रश्नों को कहाँ उपयोग में लेंगे? इधर नहीं लिखा है, आप स्लाइड पे पढ़ोगे तो भी नहीं मिलेगा। एंड आई होप स्लाइड चेंज हो गई है इस पर। जी, स्लाइड बिल्कुल सही ऑर्डर में चल रही है। धन्यवाद। ओके, कोई बताना चाहेगा इन चारों? कोई भी अगर 4 नहीं पता है, आप अगर एक ही बताइए। क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो एक टॉपिक, समझिए आप अलंकार पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चों को किस प्रकार के प्रश्न पूछोगे? रितु मैम, आपसे शुरू करते हैं। इसमें यदि मैं अलंकार पढ़ा रही हूँ तो उस समय, पढ़ाते समय मैं अधिक से अधिक विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को जानना चाहूंगी। और मैम, आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या होगा बच्चों को? आप पढ़ाते वक्त क्या प्रश्न पूछेंगी सेशन के दौरान? जैसे मैंने अलंकार की अवधारणा समझा थी, उसकी परिभाषा के बाद फिर मैं तुरंत उससे पूछती हूँ कि यही क्वेश्चन होता है बच्चों से कि हाँ भाई समझ में क्या है, अलंकार है। फिर आगे बढ़ती हूँ, फिर उसके कितने क्या प्रकार है, फिर उसके बाद उनके बारे में, और फिर बीच बीच में वही मेरा होता है कि कोई से बच्चों को उठा के कि क्या समझ में आया आपके। राइट। तो मैम जो कर रही है एकदम ठीक कर रही है, राइट। मैम जब एक टॉपिक पढ़ा रही हैं तो वो बच्चों को, किसी भी बच्चे को क्लास में से, नॉट नेसेसरीली एक ही बच्चे को बारी बारी पूछ रही है, क्योंकि यहाँ जांच किसकी हो रही है? बच्चों की समझ की और मैम की टीचिंग एबिलिटी की, दोनों की साथ में जांच हो रही है। तो अगर 5 बच्चे ने समझा है पर 2 ने नहीं समझा है, जैसे हेमेंद्र सर बोल रहे थे कि उन्हें कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही है, तो मेरे लिए एज अ फैसिलिटेटर ये इंपॉर्टेंट है कि मैं समझूं कि उनको क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं उनको अलग तरीके से समझाऊं, राइट। उसी तरह जब मैम, रितु मैम अपना जैसे किस्सा बता रही हैं, वो जब क्लास में सेशन लेती हैं, वो बच्चों से समझने की कोशिश करती है कि जो अब तक समझाया गया है वो बच्चा बताए, कोई भी बच्चा बताए। ये प्रकार के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते। ये प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर, मैं बोल रही हूँ, एप्लीकेशन क्वेश्चंस नहीं होते। ये कैसे क्वेश्चन होते हैं? सिंपल, अच्छा बताओ इस अलंकार का नाम क्या है, अगर मैं ये शब्द को उपयोग में लेती हूँ कौन सा अलंकार होगा? एकदम डायरेक्ट, सिंपल, मैकेनिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हैं इस प्रश्नों के लिए। ऐसे प्रश्न हम तब पूछते हैं जब हम बच्चे को कोई टॉपिक सिखा रहे हों। बच्चे के सीखने के समय उसको सीधा डिफिकल्ट चीजें नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसको आया है कि नहीं। तो मेरा क्लासरूम इंटरेक्शन के मेरे जो प्रश्न हैं, रिविजन क्वेश्चंस हैं, या ड्यूरिंग द क्लासरूम सेशन जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी टाइम ओपन एंडेड,
काफी टाइम जहां मैं एग्जाम्पल देती हूँ, काफी टाइम जहां मैं बच्चों से उदाहरण मांगती हूँ, उस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। ये क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने अलंकार पढ़ा दिया, मुझे पता है मेरे क्लास के बच्चों को अलंकार आ गया है। अब उनके यूनिट एंड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं, और 3 महीने के बाद समझो मध्य प्रदेश ने डिसाइड किया है कि हर स्कूल में टीचर्स अपने क्लास के बच्चों का असेसमेंट करेंगे। अब आपको अलंकार का असेसमेंट करना है। आपके प्रश्न किस प्रकार के होंगे? कोई भी और बता सकता है? हेमेंद्र सर बता सकते हैं। मैडम अलंकार के उदाहरण देकर उनसे अलंकार पूछना। एक उदाहरण प्रश्न का बताइए सर। जैसे हम कोई उनसे जैसे पीपल पास सरसमंडोला में कौन सा अलंकार है? पहले हम उनको अलंकार समझाएंगे और उसके बाद में हम उदाहरण देंगे, और उदाहरण के बाद में अलंकार पूछेंगे कौन सा अलंकार है। राइट राइट राइट। और यहाँ आप एमसीक्यू क्वेश्चन यूज करोगे, फ्री क्वेश्चन यूज करोगे, जोड़े के मिलान का यूज करोगे, सही गलत करोगे, या चारों प्रकार के कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हैं मैडम। और उसमें भी आप बहुत सरल भी रखोगे, थोड़े डिफिकल्ट रखोगे, बहुत डिफिकल्ट भी रखोगे, कि सिर्फ सरल रखेंगे? सरल, और साल के बाद थोड़े थोड़े कम करते जाएंगे। राइट राइट। तो आपने देखा प्रश्नों का प्रकार कैसे बदल रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम प्रश्न की, ये जो स्लाइड पे लिखा है वो तो हम बात करेंगे ही, पर जब मैं अलग अलग सिचुएशंस में जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, तो मेरे खुद के प्रश्नों के प्रकार एक ही टॉपिक पे बदलते जाएंगे। तो यूनिट एंड पे मेरे प्रश्न ऐसे होंगे जहां काफी संख्या में सरल प्रश्न होंगे, इनफ संख्या में मेरे अंडरस्टैंडिंग प्रश्न होंगे, और करीबन करीबन 15 से 20% मेरे एप्लीकेशन प्रश्न होंगे। दैट मीन्स अगर मैं 100% में बांट देती हूं, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पेपर का करीबन करीबन दिखेगा 50, 30 और 20%। 50% सरल प्रश्न, 30% समझ वाले प्रश्न, 20% एप्लीकेशन वाले प्रश्न। क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों ने अभी अभी ये टॉपिक सीखा है, तो सरल प्रश्न ज्यादा रखूंगी। तो अगर सब बच्चों को नहीं आया है, तो मुझे पता चले कि बच्चों को किस लेवल के प्रश्न आए हैं। अगर मैं सभी प्रश्न कठिन प्रकार के रखती हूँ, और समझो मेरे ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो शिक्षक के तौर पे मुझे कुछ फीडबैक नहीं मिलता। राइट? अब ये 50, 30, 20 के अंतर मैं मेरे एमसीक्यूज सही या गलत, जोड़े मिलाओ, उनको बांटूंगी। तो टिपिकली मेरे जोड़े मिलाओ या सही या गलत जो है वो सरल प्रकार के प्रश्नों में जाएंगे। मेरे एमसीक्यूज जो हैं वो सरल, वो तीनों में आ सकते हैं। और मेरे जो कठिन हैं वो सरल और एप्लीकेशन में आएंगे। और एप्लीकेशन में इन एडिशन मेरे फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी आएंगे, जहां बच्चा खुद से लिखेगा। राइट? ये क्लियर है सबको? कोई डाउट अब तक? मुझे थोड़ा शांति से डर लगने लगता है। जी मैडम, क्लियर। जी। मैं एक बार सबके नाम, हाँ ठीक है, ओके। थर्ड सिचुएशन पे जाते हैं। अब मैंने साल के अंत में ये टॉपिक पूछा, जहां मेरा भाषा का कक्षा 9 या कक्षा 11 का पेपर है। एक पेपर में मेरे पास 50 प्रश्नों या 30 प्रश्नों की क्षमता है। उसमें वन ऑफ द टॉपिक्स, 10 टॉपिक होंगे व्याकरण के, उसमें से एक टॉपिक अलंकार है। अब मैं अलंकार का किस प्रकार का प्रश्न पूछूंगी? और करीबन कितने प्रश्न पूछूंगी? आप ही में से बताना है। मैं एक बार नाम देख लेती हूँ सबके, तो मुझे ध्यान आ जाए। हाँ, महेंद्र सर से सुने? हेलो। जी सर। हाँ मैडम, मैं धीरज बोल रहा हूँ। हाँ धीरज सर, बताइए, आप बताइए। मैडम, जैसे अब अपने ने पहले तिमाही की बात की है
या अपन बहुत जल्दी पढ़ाने के बाद, अब यदि अपन वार्षिक परीक्षा के हिसाब से कर रहे हैं तो उसका रेशो कम रहेगा अलंकार का, तो उसके अंकों का रेशो कम रहेगा। उस हिसाब से अपन उसमें भी वही करेंगे कि थोड़े सरल वाले, जैसे मान लो 10 प्रश्न, तो कुछ सरल वाले और कुछ समझ वाले और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न अपन बनाएंगे। सर आपको अभी आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 10 टॉपिक होंगे, यानी आपके पास अलंकार के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 प्रश्न होंगे। जी मैम। आपको त्रैमासिक परीक्षा के वक्त आपको 20 क्वेश्चंस अलंकार पे मिल रहे थे, अब वो कम होके सिर्फ 3 हो गए। तो मैडम फिर मैं ऐसा करूंगा, जैसे अलंकार जो टॉपिक है, जहां तक मेरा ख्याल है बच्चे जो हैं उसमें ये कि जो उनमें अंतर से ढंग से नहीं कर पाते, मान लीजिए उपमा रूपक या उत्प्रेक्षा, तो उनमें अच्छे से अंतर नहीं कर पाते, तो मैं ऐसा प्रश्न दूंगा तुलनात्मक रूप से वो उसको जिसने बच्चे ने पढ़ा होगा वही उसको कर पाए। मतलब मेरा जो सोच रहेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, क्योंकि अब वो आने क्लास में जा रहा है। राइट, तो ऑटोमेटिकली देखा सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपने बहुत अच्छे से बताया। एक तो वो आगे की क्लास में जा रहा है, प्लस मेरे पास कम संख्या में प्रश्न है इस टॉपिक को टेस्ट करने के लिए, तो मेरे सरल प्रश्नों की संख्या कम या 0 हो जाएगी जी। और मैं एप्लीकेशन बेस्ड थोड़े मध्यम या कठिन प्रकार के प्रश्न, जहां बच्चे को बिना सोचे जवाब देना मुश्किल हो जाए, राइट, बिकॉज आप देखना चाहते हो कि क्या मेरे बच्चे को अलंकार ठीक से आ गया है, क्या बच्चा आगे की कक्षा में जा सकता है या नहीं, तो मैं उस प्रकार से करूंगी। और यही चीज थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए यही चीज मैं करूंगी स्टेट लेवल असेसमेंट के लिए, पर यहाँ मैं बिल्कुल ये नहीं जानती कि सामने वाला विद्यार्थी कौन है, तो मैं मेरा पूरा पेपर का अलाइनमेंट जो है वो जो राज्य ने या एनसीईआरटी ने जो लर्निंग आउटकम्स तय किए हैं, सीखने के अधिगम क्षेत्र, उनसे अलाइन करके चलूंगी। पर प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस यही रहेगा कि मेरे पास, क्योंकि मैं सारा करिकुलम टेस्ट कर रही हूँ, अभ्यासक्रम कवर कर रही हूँ, मेरे पास हर टॉपिक के लिए प्रश्नों की संख्या बहुत कम होगी और इसलिए मैं उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन की तरफ रखूंगी। बाय द वे, कुछ टॉपिक्स फिर भी ऐसे होंगे जो टॉपिक खुद में ही सरल होंगे। अगर मैं लोअर ग्रेड्स में बात करूं, जब मैं बच्चों को अल्फाबेट्स या अक्षर लिखाना सिखा रही हूं, उस लेवल पे अक्षर लिखना वो स्किल खुद में ही मैकेनिकल स्किल है, तो मेरे पेपर सरल प्रश्न 0 तो नहीं होंगे, पेपर में 0 नहीं हो सकते। हो सकता है अलंकार में मेरे सरल प्रश्न 0 हो, बट पेपर में फिर भी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन 40 जितने प्रतिशत प्रश्न सरल प्रकार के, 30 से 40 अंडरस्टैंडिंग प्रकार के और 20 या 10 एप्लीकेशन प्रकार के प्रश्न रहेगा, पर मेरा टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बदल जाएगा। ये हम ज्यादा समझेंगे जब ब्लूप्रिंट करेंगे। ठीक है, और जब हम अब लास्ट 2 प्रकार के परीक्षाओं की बात करते हैं, कक्षा के अंत में ली जाने वाली वार्षिक परीक्षा या राज्य के द्वारा किए जाने वाले असेसमेंट्स, तो मेरे पास क्योंकि 3 घंटे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे यानी लाखों में बच्चे हैं, लाखों बच्चों का मुझे डेटा एनालाइज भी करना है, राइट, तो मैं इस प्रकार के प्रश्नों को चुनूंगी जिसको मैं फटाफट स्कोर कर सकते, राइट। तो ये 4 पॉइंट अब देखते हैं। ऐसे प्रश्न हम पसंद करेंगे जिससे सिर्फ बच्चा जानता है कि नहीं जानता है वो पता ना चले, पर बच्चा अगर नहीं जानता है तो उसके दिमाग में क्या गलत अवधारणा है उसकी हमें समझ हो। ठीक है, दूसरा, बच्चा खुद से समझ कर, जो सर ने बताया उसको जवाब देने के लिए समझ कर सीखने में मदद मिले। तीसरा, विद्यार्थी का जब जवाब है तो हमको मल्टीपल, उसके प्रतिभाव अलग अलग प्रकार से मिले, सिर्फ एक ही यस एंड नो नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस आए हमारे पास, हमको पता चले ओके मेरे क्लास में या मेरे राज्य में 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये अवधारणा आती है, उनको समझ है, पर 80% बच्चों में से 20% ऐसे हैं जिनको ये मिसकंसेप्शन है और बाकी के 60 को कोई और ही मिसकंसेप्शन है, तो मैं उस 20 और 60 को अलग तरह से फिर उनके साथ काम करूंगी। वो तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा, ज्यादातर एमसीक्यू इसलिए चुना जाता है क्योंकि उसका स्कोरिंग ऑटोमेटेड हो सकता है। मैं
OCR या OMR फिल इन करा के उसका इमीडिएटली स्कैनिंग करके रिजल्ट्स ला सकती हूँ। तो इसलिए भी MCQ थोड़े फायदेमंद हैं समय के तौर से। पर भाषा की बात कर रहे हैं, फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं निकालना है। सृजनशीलता को जांचना बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयाम है भाषा के लिए, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। यहाँ तक हम सब साथ है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई अगर मेरे से सहमत नहीं हो रहा है तो हम देख सकते हैं। हम समय पे चल रहे हैं, कोई चिंता नहीं। यस मैम। ठीक है रितु मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस प्रश्न पे बहुत बात नहीं करूंगी क्योंकि आप जानते हो बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे बनता है। हम अभी 4 ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। कल हमने बहुत ज्यादा समय मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन पे बिताया है। आज मैं ज्यादा समय आपके प्रश्नों पे बिताना चाहती हूँ, बट मेनली बहुविकल्पीय है जहाँ एक सही जवाब और 2 से ज्यादा गलत जवाब प्रश्न में होंगे, और जो गलत जवाब हैं वो अलग अलग अवधारणाओं से जोड़कर बनाए गए होंगे। तो मुझे पता चलेगा कि अगर बच्चा सही जवाब चुनता है तो उसे प्रश्न आता है, पर जब वो गलत जवाब चुनता है तो उसे किस कारण से वो नहीं आ रहा है। ठीक है,